कश्मीरी पंडित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले सरकारी कर्मचारी जिन्हें प्राइम मिनिस्टर्स रिहैबिलिटेशन स्कीम के तहत घाटी एम्प्लॉयमेंट पैकेज के तहत घाटी भेजा गया था। और मकसद इस प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट पैकेज का ये था कि पहले कश्मीरी पंडित समुदाय के युवा घाटी में जाएंगे, वहां पर नौकरी करेंगे और नौकरी के बहाने वहां पर जब वो बैठ जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता वहां के समाज में दोबारा से रच बस जाएंगे। उसके बाद कश्मीरी पंडित समुदाय भी आहिस्ता आहिस्ता घाटी वापस जाना शुरू करेगा और ये लोग पहले टेम्परेरी शेल्टर्स में या जो वहां पर इनके लिए क्वार्टर्स बनाए गए थे पहले उसमें रहेंगे, बाद में अपने घरों में जाएंगे और इस तरीके से कश्मीरी पंडित समुदाय की घाटी में रिहैबिलिटेशन होगी। लेकिन 13 साल गुजर जाने के बाद भी कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग, खासकर इनके माता पिता, अपने घरों में वापस नहीं गए। शोपियान, पुलवामा, अनंतनाग, कुपवाड़ा, बारामुल्ला, इन सभी इलाकों में जो कश्मीरी पंडित 1999-90 में विस्थापित हुए थे, इस प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट पैकेज के मिलने के बावजूद ये लोग वापस अपने घरों में नहीं गए और ना ही इनके परिवार के लोग गए। आइए इन्हीं से समझते हैं कि जिस पैकेज का मकसद इन्हें घाटी वापस भेजकर इन्हें दोबारा से घाटी में बसाना था, वो पैकेज असफल क्यों हुआ। सबसे पहले आपका नाम? श्वेता भट्ट। आप बेसिकली घाटी में किस जगह के रहने वाली हैं? जी मैं शोपियान डिस्ट्रिक्ट से हूँ। आप शोपियान डिस्ट्रिक्ट से हैं। 2010 में जब ये पैकेज आया था, इसका मकसद आपको नौकरी देना नहीं था, इसका मकसद था कि आपके जरिए आपको घाटी में दोबारा बसाने की शुरुआत करना। तो 13 साल गुजर चुके हैं, क्या आप अपने घर शोपियान जाती हैं? सर मैं आज सच बताऊंगी तो शायद सब लोगों को हंसी भी आएगी और शायद थोड़ा सा दुख भी होगा कि मैं 31 इयर्स की हो चुकी हूँ और पिछले साल मैंने अपना घर देखा। मतलब शोपियान मैं 30 सालों में पहली बार पिछले साल गई हूँ, वो भी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा नाड़ीमर गांव से बिलोंग करती हूँ मैं। वहां पे 2003 में मैसेकर हुआ था, तो उससे पहले वहां कितने ही लोग रहते थे और मैसेकर के बाद तो वो बिल्कुल खंडर बन चुका है। मैंने अपना घर देखा तो मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। वहाँ हालात सर क्लियरली बताना चाहूंगी बहुत खराब है। जब मैं अपने घर ही वापस नहीं जा पाई, जब हम अपना घर ही वापस नहीं ले पाए, तो ये रिहैबिलिटेशन किस बात की हुई। इसको अगर हम रिहैबिलिटेशन कहते हैं तो मुझे लगता है कि क्लीन चिट दे देनी चाहिए कि एक फेल्ड पैकेज था, क्योंकि 2009 में या 10 में जब पैकेज अनाउंस हुआ था तो हम लोग, क्योंकि सबको कुछ ना कुछ इश्यूज थे, उन हालातों में वहां कोई भी वापस नहीं जाना चाहता था। बट हाँ 20 साल जो थे 1990 से लेके 2010 तक, वो पीरियड बहुत अच्छा निकला। किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वहां पे दोबारा से हालात खराब होंगे या कोई प्रॉब्लम हम लोगों को फेस करनी पड़ेगी। तो हम लोग विलिंगली गए थे, हमें फोर्स नहीं किया गया था एक्चुअली, हम लोग विलिंगली गए थे, कुछ लोग जो जाना चाहते थे। लेकिन यहाँ पे रोककर आपसे जानना चाहूंगा, आप विलिंगली गए थे नौकरी करने के लिए या दोबारा वहां बसने के लिए? सर गए हम बसने के लिए थे, क्योंकि ये जो पैकेज था इसको नाम भी यही दिया गया था, रिहैबिलिटेशन पैकेज। बट आज की डेट में जो ये पैकेज है वो जस्ट एक इकोनॉमिकल पैकेज बोलूंगी, सिंपल पैकेज बन के रह गया है, क्योंकि हमें वहां पे सिर्फ नौकरी दी गई। गवर्नमेंट हर बात पे ये बोलती है कि आप लोगों ने तो बॉन्ड साइन करके दिया है। अगर हमने अंडरटेकिंग दिया था तो गवर्नमेंट ने भी तो आगे से अंडरटेकिंग दी थी, उन्होंने भी तो हमसे प्रोमिस किए थे कि आपको सिक्योर एकोमोडेशन देंगे, सिक्योर एनवायरनमेंट देंगे, बहुत सारी चीजों के लिए प्रॉमिस किया गया। लेकिन मैं समझना चाहूंगा, सिक्योर एकोमोडेशन मसला नहीं है, मसला मेरा ये है कि ये था प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन पैकेज। आपको वापस जाना था, आपको वहां पर अपने घर में बसना था, आपको शोपियान जाना था, शोपियान में अपना घर ठीक करना था, दुरुस्त करना था, और आपके साथ आपके माता पिता भी फिर बाद में वहां जाते। जब से आप घाटी गई हैं नौकरी करने के लिए, कितने ही बार आपका परिवार, आपके माता पिता अपने घर गए, अपने घर को ठीक किया, अपना आंगन देखा, अपने मकान को देखा, अपनी प्रॉपर्टी को देखा? सर जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि वहां पे मेरे गांव में मैसेकर हुआ, तो ऐसे न जाने कितने सारे गांव थे जहां पे मैसेकर्स हो चुके थे। जब वो गांव ही खंडर बन चुके हैं, जब वो जला दिए गए थे, बर्बाद कर दिए गए थे, तो मुझे लगता है कि वापस बसने की सोचना भी एक मतलब भूल थी हमारे पेरेंट्स के लिए। बट हाँ, अगर हमें वहां पे वापस ले जाया गया तो एक उम्मीद जागी थी बेशक कि हमारे बच्चे जाएंगे। एक बैच गया था, उन्होंने उम्मीद यही की थी कि जब बच्चे बस जाएंगे तो हम लोग भी इनके साथ वापस जाएंगे। बट जो ये पिछले 12 साल का पीरियड था, प्रॉब्लम्स हमने इन 12 सालों में बहुत फेस की।
बट हम उनको इग्नोर करते रहे क्योंकि तब तक किलिंग्स नहीं हो रही थी, डायरेक्ट अटैक हम पे नहीं हो रहे थे। तो 12 साल हम लोगों ने इस प्रोसेस को चलने दिया, जैसे तैसे हम लोग छोटी मोटी घटनाएं जैसा भी जो भी चल रहा था हम उन सब चीजों को इग्नोर कर रहे थे। तो फाइनली आज की डेट में 2021 से अभी तक जो भी प्रॉब्लम जो आपके सामने है, टारगेटेड किलिंग्स, जब ये टारगेटेड किलिंग्स का दौर स्टार्ट हुआ तो हम लोगों की जो जान पे सीधे बात आ गई। तो अब तो वहां रहना बिल्कुल भी मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है। रिहेबिलिटेशन तो हो ही नहीं पाई, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। अगर 4000, 5000 या 6000 लोगों को वहां पे ले जाया गया, उसमें से तो 1000 लोगों को एकोमोडेशन मिली, और वो एकोमोडेशन कोई परमानेंट एकोमोडेशन तो थी नहीं ना, वो तो प्रीफैब क्वार्टर्स थे जो आपको रिटायरमेंट पे वापस करने। हम लोगों के घर नहीं बनाए गए, हम लोगों को वापस हमारी जगह नहीं बसाया गया, शुपियन नहीं भेजा गया, शुपियन नहीं भेजा गया। कहीं कहीं पे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स, गिने चुने डिस्ट्रिक्ट्स में उन लोगों ने कॉलोनीज बना दी, 2-4 बिल्डिंग्स बना दी, वो हमें टेम्पररी क्वार्टर्स दे दिए गए। तो मतलब इसको हम रिहेबिलिटेशन किसी भी वे में नहीं बोल सकते। क्या आपके परिवार के लोग शुपियन कभी गए? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। हमारे पेरेंट्स तो हमारे साथ नहीं आके बस पाते, तो उनके साथ क्या जाएंगे? टेम्पररीली हमारे साथ आके रहते, क्योंकि हम लोग रेंटेड अकोमोडेशंस में रहते हैं, तो वहां पे उनका रहना। यानी आप उसी जगह पर रेंटेड अकोमोडेशन में रह रहे हैं जो आपका घर था, जहां के आप रहने वाले हैं, जो धरती आपकी है, वहां पर आप किराए के मकान में पिछले 12 साल से रह रहे हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि 5000 में से कोशिश की आपके पास आकर आपको समझाने की, आपको बताने की कि हम आपको सुरक्षा देते हैं, आप जाइए अपने मकान में रहिए, आप जाइए अपने मकान को ठीक कीजिए? सर 12 सालों में हमारे पास तो कोई भी नहीं आया। हमने बेशक ट्राई किया था अपनी प्रॉब्लम्स को उन तक पहुंचाने की, बहुत बार हम लोग गए, हम लोगों को धक्के मार के निकाल दिया गया। इनफैक्ट सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाया गया कि इनको बाहर निकाल दीजिए, ऐसी भी वहां पे कंडीशंस हो गई थी। हम लोगों ने बहुत बार, सर आपको एग्जांपल दूंगी, कपल्स हैं, कपल्स की इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर्स भी नहीं हो पाती थी। हस्बैंड रहता है अनंतनाग में और वाइफ रहती है बारामुल्ला में, मतलब रिहेबिलिटेशन किस बात का हुआ? पेरेंट्स हमारे यहाँ पे, हम वहां पे, ये रिहेबिलिटेशन है क्या? यानी पेरेंट्स आपके जम्मू में, पति आपके बारामुल्ला में और आप खुद अनंतनाग में? बिल्कुल, ऐसी कंडीशन वहां पे बन गई। तो सर आप सोचिए कि हम बच्चों के साथ रहें कैसे? एक बच्चा यहाँ रखना पड़ता है, एक बच्चा वहां रखना पड़ता है, पति कहीं है, पेरेंट्स कहीं है। तो ये हमारा हाल इन 12 सालों में था। एक्चुअली ये जो इश्यूज थे ये इन 12 सालों में थे, बट अब तो ये इश्यूज रहे ही नहीं। अब तो ऐसा हो गया कि हमारी जान पे बात आ गई, तो इन इश्यूज को तो अब हम कहीं काउंट करते ही नहीं है, क्योंकि ये इश्यूज 12 साल में थे और हमने बहुत बार ट्राई किया। सरकार ये कहती है कि आप जो बार बार कहते हैं जी हम घाटी वापस नहीं जाएंगे, सरकार कहती है हमने माहौल बहुत अच्छा किया है घाटी का, आप ये धरना देकर, ये प्रदर्शन करके सरकार की छवि खराब करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। सर क्लियरली बताऊंगी कि जो सरकार है ना, वो हालातों को किन पैरामीटर्स पे तोलती है मैं आपको बताती हूँ। टूरिस्ट आए, टूरिस्ट को कश्मीर में नहीं बसना है। टूरिस्ट हनीमून मनाने के लिए आता है, वो हफ्ते के लिए आएगा, 10 दिन के लिए आएगा, वापस अपने घर चला जाएगा। तो आप टूरिस्ट से कैसे पूछ सकते हैं कि वहां पे हालात कैसे? आप एक कश्मीरी पंडित से पूछिए ना, आज कश्मीरी पंडित कश्मीर में क्यों नहीं है? कश्मीरी पंडित तो यहाँ धरने पे बैठा है, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि वहां पे हालात ठीक है? आप वहां पे आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हैं, आप जश्न कश्मीर मनाते हैं, आप दिवाली मनाते हैं, वो भी कश्मीरी पंडितों के बिना। वो कहाँ की दिवाली हुई सर? मुझे समझ में नहीं आता। ये हमारे एलजी साहब या और भी कोई जो वहां पे ये सारे जश्न मनाते हैं, वो किस चीज का जश्न मनाते हैं? हमारी डेड बॉडीज का जश्न मना रहे हैं। हम तो यहाँ पे शौक मना रहे थे, हम तो यहाँ पे 10वें दिन अटेंड कर रहे थे, हम तो यहाँ पे उनकी पूजाएं 10वें दिन का क्रिया अटेंड कर रहे थे, और वो लोग वहां पे जश्न कश्मीर मना रहे हैं। किस चीज का जश्न? और टूरिज्म से आप इस चीज को नहीं समझ सकते कि कश्मीर में हालात ठीक है या खराब है, क्योंकि बसना हम लोगों को है। जो बेचारे मजदूर वहां पे आके काम कर रहे हैं, या कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, या हमारे रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉयज वहां पे काम कर रहे हैं, उनको तो बसने नहीं दिया जा रहा है ना। बाकी लोग टूरिस्ट आके जा रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि हालात ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि इन पैरामीटर्स पे हमको वहां के कंडीशंस को तोलना चाहिए। बात हमसे आके करनी चाहिए। कश्मीरी पंडित वहां का निवासी है, टूरिस्ट वहां के निवासी नहीं है। तो यानी आप ये कह रही हैं कि जैसे मैंने आपको कहा कि सरकार कहती है कि आप ये धरना देकर, ये प्रदर्शन करके सरकार की छवि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर खराब कर रहे हैं, क्योंकि हम तो हालात ठीक कर रहे हैं, हमने पाकिस्तान को ठीक कर दिया, हमने आतंकवाद को घाटी में खत्म कर दिया। सर देखिए, हमारा जो इश्यू है कश्मीरी पंडित्स का, वो पॉलिटिसाइज कर दिया जा रहा है। आप देखेंगे कि हमारा जो नाम है, हमारी जो आइडेंटिटी है, वो हर जगह यूज की जाती है। कोई मूवी बनती है तो उसमें भी हमारा नाम यूज किया जाता है, उस पे कोई प्रोपेगेंडा कर रहा है तो भी वो भी हमारा नाम यूज कर रहा है, और कोई पॉलिटिकल पार्टी जब वोट्स बटोरती है तो वो भी हमारा ही नाम यूज करती है। हमारी आइडेंटिटी हर जगह यूज होती है।
जिस चीज के लिए हमारी प्रताड़ना या हमारा जो जीनोसाइड हुआ या हमारा एक्सोडस हुआ, उस चीज को लेके लोगों को सिंपथाइज करना चाहिए, बल्कि वो लोग तो हमारा मजाक ही बना रहे हैं। जिसे देखो वो हमारा मजाक बना देता है, जिसे देखो वो हमारी बात करता है बेशक, बट अपने फायदे के लिए करता है। सब लोग कश्मीरी पंडितों का नाम यूज सिर्फ अपने फायदे के लिए करते हैं। अंत में मुझे ये बताइएगा कि रास्ता, वे आउट क्या है? आप कह रहे हैं कि हम घाटी वापस नहीं जाएंगे, नौकरी वहां नहीं करेंगे। सरकार कहती है कि आप सरकार की छवि खराब कर रहे हैं, हम तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। आप यहां बैठे हैं, आप सरकारी कर्मचारी हैं, आप काम पे नहीं जा रहे हैं। रास्ता कैसे निकल सकता है? देखिए सर, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि हालात वहां पे ठीक नहीं है, क्योंकि अगर हालात ठीक होते तो 20-25 टारगेटेड किलिंग्स नहीं होती पिछले 1.5 साल में, 2 साल में। अब अगर ऐसा माहौल है तो हम अपनी सर्विसेज वहां पे कैसे दे सकते हैं? अगर आप चाहते हैं कि हम लोग बलि के बकरे बन जाए तो वो तो सर हमें गवारा नहीं है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स, हमारी जो कम्युनिटी है वो ऑलरेडी बहुत कुछ फेस कर चुकी है। पिछले जो ये 30 साल रहे हैं, 32 साल रहे हैं, इसमें हम ऑलरेडी बहुत कुछ फेस कर चुके हैं। तो इसलिए वापस से हमारे पेरेंट्स हमें वहां बलि का बकरा बना के नहीं भेजेंगे। हम 2 टांगों पे जाएं और 4 कंधों पे वापस आइए, हमारे पेरेंट्स को अब गवारा नहीं है। हमारे बच्चे अब अनाथ नहीं होना चाहते। आपने एग्जाम्पल्स देख ली होंगी राहुल भट्ट जी की, रजनी बालाजी की, और भी न जाने कितनी किलिंग्स हो चुकी। उनके बच्चों की हालत देखिए। मैं एलजी साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगी, एक बार उनके घर जाके देखिए, बच्चे डिप्रेशन में हैं। मुझे ये बताइए, जैसे आपने, हालांकि मैं इंटरव्यू खत्म करना चाहता हूं, लेकिन आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। आपने कहा बहुत कुछ सहा है हमने, तो क्या कभी सरकार को आपने ये बताया कि 1999-90 में जब आपका विस्थापन हुआ था, आप जम्मू आई थी, आप लोग मुट्ठी में टीन के शेडों में रहते थे, आप अलग अलग जगहों पर जहां पर भी रहते थे, बड़ी बुरी कंडीशंस में आप लोग रहते थे, वहां से आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों ने दोबारा से अपने आप को जम्मू में खड़ा किया है। अब आप लोगों ने अपने मकान बनाए हैं, अब यहां पर आपकी प्रॉपर्टीज हैं, सब कुछ है। क्या ये सारी चीजें सरकार को आपने बताई कि इतना सब कुछ सहकर हम यहां तक पहुंचे हैं? सर देखिए, मुझे लगता है सब कुछ बताने की जरूरत तो है ही नहीं, क्योंकि जो कुछ भी हमारा था, हमारी प्रॉपर्टी थी, घर था, बाग बगीचे, जो कुछ भी था, वो सबको पता है कि हम लोग छोड़ छाड़ के कश्मीर से यहाँ आ गए थे। जब यहाँ पे हमारे पास कुछ था ही नहीं, हमारे पेरेंट्स ने स्टैंड लिया, उनसे जितना पॉसिबल हो सकता था उन्होंने किया। एक छोटा सा घर बनाया, कुछ लोग क्वार्टर्स में रहे, और जो एक चीज हमारे पेरेंट्स ने की वो सिर्फ हमें एजुकेशन दी। आज की डेट में अगर हम यहाँ पे बात भी कर पा रहे हैं, अपनी बात को रख भी पा रहे हैं आगे, तो इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हम लोग एजुकेटेड है। अगर हमने जॉब्स भी ली तो वो भी इसी रीजन से हमें मिल पाई क्योंकि हम एजुकेटेड थे। कश्मीर अगर हमें चाहता है, आज की डेट में अगर कश्मीर हमें वापस भी बुलाया जा रहा है, वो इसी रीजन से बुलाया जाता है क्योंकि हम लोग वहां पे काम करते थे, डेडिकेटेडली करते थे, ऑनेस्टली करते थे। प्रॉब्लम्स तो हमने सर बहुत फेस की, जैसा कि आप बोल रहे हैं, एक रूम के सेट में हम लोग रहे हैं और न जाने कितनी सारी फैमिलीज रही हैं। एक वॉशरूम कितनी फैमिलीज शेयर करती थी, मतलब हमारी कंडीशन बहुत खराब थी। अब सर आपने एक वे आउट की बात की थी, मैं बस एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर हम 2010 में कश्मीर वापस गए थे, अपनी मर्जी से ही गए थे, हम अभी भी जाने को तैयार हैं। बट एक तरफ तो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हालात ठीक नहीं। सर पुलिस के कॉल्स आते हैं हम लोगों को, आपको सिक्योरिटी चाहिए क्या? हमारे लोगों को कॉल्स आती हैं, डेली बेसिस पे आती हैं। कुछ लोगों को कॉल्स आती है कि हम आधे रास्ते तक आएंगे, वहां से आपको लेके जाएंगे। तो इसका मतलब हालात तो ठीक नहीं है ना। आप लोग इस चीज को दबा क्यों रहे हैं? या अभी तक जितनी भी किलिंग्स हुई, हमने ऐसा देखा कि उन लोगों को छुट्टी से वापस बुलाया गया, किसी रीजन से बुलाया गया। अब अगर किसी का कलीग ही उसको मरवा रहा है तो हम कैसे किसी पे वहां पे भरोसा कर सकते हैं? एक इंसान को उसके घर पे जाके मार दिया गया, उसके बगीचे में जाके मार दिया गया, तो मतलब कि कोई तो इन्फॉर्मर है ना। हम ये नहीं कहते कि वहां पे सब लोग खराब है, सब लोग गलत है, बट आजकल जो हालात बने हुए हैं तो हम किसी पे भरोसा ही नहीं कर सकते। ये तो एलजी साहब खुद भी कहते हैं कि अपनी परछाई तक पे भरोसा नहीं है वहां पे, तो हम कैसे भरोसा कर ले? अब बात बस इतनी सी है कि जब आप पूरी कम्युनिटी के लिए कुछ प्लान करेंगे, हम लोग वापस तब जाएंगे। जैसे आपने रिहेबिलिटेशन चाहा था करना, जो कि नहीं हो पाया, जो कि आज की डेट में पूरा फेल है। ये पीएम पैकेज रिहेबिलिटेशन फेल है बिल्कुल। जब आप अच्छा सा कोई प्लान करेंगे, उसमें आपको चाहे 2 साल लग जाए, 4 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, जितना टाइम भी आपको लगे, और वहां पे टेररिस्ट का रेट जो है, जो नंबर है, वो आप 0 कर देंगे जिस दिन जब खत्म हो जाएगा। और आप जब क्लियरली प्राउडली बताएंगे कि वहां पे टेररिस्ट एक भी नहीं बचा, तो हम उठ के जाएंगे, क्योंकि एक भी टेररिस्ट होगा तो हमारी एक जान खतरे में होगी। और सर यहाँ पे नंबर्स का खेल नहीं है, हमारी कम्युनिटी वैसे ही बहुत कम रह गई है। जब वहां से भाग के आए तो सब लोग यहाँ वहां बिखर गए थे। आज की डेट में हम लोग बहुत कम बच चुके हैं, ऑलरेडी वहां पे बहुत कम लोग हैं। तो अगर 5000 में से 25 लोग मरते हैं तो हमारे लिए वो 25 नहीं है, वो 2500, 25,000 के बराबर है। तो आपने सुन लिया कि एक वो कम्युनिटी जो एक इलाके में या एक छोटी सी जगह पर एक साथ रहती थी, उस कम्युनिटी का हाल ये हुआ कि अब
डेली एक्सcelsior के पेज नंबर 2 से कम्युनिटी को यह पता चलता है कि परिवार का कौन सा आदमी, किसका देहांत हुआ, किसके घर जाना है, किसके घर नहीं जाना है, ये सब कुछ कम्युनिटी को अब पता चलता है अखबार के जरिए, जो कम्युनिटी इतनी ज्यादा वेलनिट एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई रहती थी। इनका सीधा सवाल यह है कि 30 साल जम्मू में सब कुछ झेलने के बाद जब हमने अपने छोटे छोटे आशियाने जम्मू में बनाए हैं और हम यहां पर अब खुशी से रह रहे हैं, तो सरकार एक कंक्रीट ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी लाकर इस मसले को वंस एंड फॉर ऑल के लिए हल क्यों नहीं करती? जब तक आतंकवाद ग्रस्त घाटी है तब तक हमें जम्मू संभाग के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट करके हमसे सेवाएं क्यों नहीं लेती? और तीसरा बड़ा सवाल ये, जब राजनीति हमारे नाम पर होनी है, जब फिल्में हमारे नाम पर बननी है, जब सब कुछ हमारे ही नाम पर होना है, तो फिर हमारे लिए वो हृदय कहां है जिस हृदय में थोड़ी सी हमारे लिए जगह हो और सरकार ये सोचे और ये समझे कि आतंकवाद का मुकाबला निहत्था आदमी नहीं कर सकता है और ये नंबर्स का खेल नहीं है। एक व्यक्ति भी कश्मीरी पंडित समुदाय का अगर उसकी हत्या होती है तो इन्होंने ये भी कहा कि समुदाय घटकर बहुत थोड़ा सा रह गया है, अब इस थोड़े से समुदाय में भी अगर ये सब चीजें होती रहेंगी तो हम कब तक ये सब बर्दाश्त करेंगे?